नमस्कार। मुस्लिम मुल्कों की ईरान के साथ दगाबाजी वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इस्लाम और अल्लाह के नाम पर दम भरने वाले तमाम मुस्लिम मुल्क एक मुस्लिम मुल्क को जहन्नुम बनते देख रहे हैं। बात ईरान की हो रही है, जो इस्लामिक मुल्कों की वादा खिलाफी और डॉलर गेम में अपना वजूद खोता जा रहा है। वहीं इस्लामिक मुल्क तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान का यह रवैया मूर्खतापूर्ण है और उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान को उस समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिस पर साइन करने के लिए मैंने कहा था। लोगों को मारा जाना कितने शर्म की बात है। साफ शब्दों में कहूं तो ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है। मैंने यह बार बार कहा है। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की जान से मारने की धमकी देकर साफ कर दिया है कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को सीधे तौर पर निशाना बनाने की बात कहकर सबको चौंका दिया। न्यूज एजेंसी एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि खत्म करेगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने पहले ही ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, जो हिटलर की न्यूक्लियर टीम की तरीके से काम कर रहे थे। नेतन्याहू का मानना है कि खामेनेई की हत्या से वह युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा, चाहे ईरान ऐसा खुद करे या इजरायल को ऐसा करना पड़े। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान का शासन बहुत कमजोर है। इस लड़ाई का परिणाम ईरान में तख्ता पलट का कारण बन सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान की राजधानी तेहरान का हवाई क्षेत्र अब पूरी तरह से इजरायली वायुसेना के कब्जे में है। इजरायली हमलों में 224 ईरानी अब तक मारे जा चुके हैं। 1481 लोग घायल हुए हैं, जबकि इजरायल में 24 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हालात बिगड़ते देखकर ईरान अब मुल्ला और मौलवियों के जरिए कुरान तक का वास्ता दे रहा है, लेकिन कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। इस्लामिक नेता आयतुल्ला मौसमी ने इसे इस्लामिक उम्मा के खिलाफ साजिश करार देते हुए कुरान का हवाला दिया और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। इराक के जुमे की नमाज के इमाम आयतुल्ला मौसवी ने इजरायल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को इस्लाम के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की। मौलवी आयतुल्ला मौसमी ने कहा कि यह हमला इस्लामिक उम्मा और अमेरिका, यूरोप, इजरायल के त्रिपक्षीय गठबंधन के बीच का मामला है। मौसवी ने इस टकराव को महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया और कहा कि इस्लामिक देशों के बटे होने का हवाला देते हुए चेतावनी दे दी कि सिवाय हार और पतन के इसका कोई और परिणाम निकलने वाला नहीं है, जैसा कि इराक, गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया में हुआ। इराक के आयतुल्ला मौसमी ने कहा कि इन सभी देशों ने आज जो परिस्थितियां हैं और जो झेल रही हैं, वो अमेरिका क्षेत्र को बदलने की व्यापक योजना के बिल्कुल अनुरूप चल रही है। इराकी मौलवी मौसवी ने दावा किया कि इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने का उद्देश्य केवल उसके कुछ कमांडरों, विद्वानों, नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की हत्या करना तक ही सीमित नहीं है। आयतुल्ला ने कहा कि ये न्याय और सत्य को खत्म करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा है। कुरान का हवाला देते हुए इमाम ने दावा किया कि कुरान में इसके बारे में बताया गया है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद इमाम आयतुल्ला ने जहर फैलाते हुए कहा कि ईश्वर ने हमें धरती पर न्याय की स्थापना करने और खिलाफत के वादे को पूरा करने के लिए चुना है। इस मामले में इमाम मौसवी ने सूर अन-नूर की आयत 55 का हवाला देते हुए कहा कि इसने विधर्मी और धर्मी विश्वासियों के
विजय, शक्ति और सुरक्षा का वादा किया गया है। अपील के बावजूद इजरायल और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में ईरान का भारी नुकसान हो चुका है। मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन युद्ध की चपेट में कभी भी आ सकता है। हालात को भांपते हुए तथाकथित इस्लामिक मुल्क चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। इजरायल ने तेहरान पर कई बार एयर स्ट्राइक की है, जो ईरान की आक्रामकता का जवाब है। ईरान पर इजरायली हमले ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। वहीं ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की, जिससे साफ है कि ईरान की मंशा सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है। युद्ध के कारण ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश कर रहे हजारों लोग फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी नहीं मिल पाने के कारण लोग बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं, जो ईरान की बदहाली और बद इंतजामी को भी दिखाता है। इजरायल ने अपने नागरिकों से जॉर्डन और मिस्र के जरिए देश छोड़ने को कहा है। चीनी दूतावास ने भी इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने की अपील की है और उन्हें जमीन के रास्ते जॉर्डन जाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इस्लामिक मुल्कों का सबसे बड़ा संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 57 देश शामिल हैं, जिसमें से 48 देश मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यह 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। OIC का उद्देश्य मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। लेकिन इसकी जुबान अमेरिका के सामने या तो खुलती नहीं है, या तो खुल भी गई तो किसी काम की नहीं होती है। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में स्थित है। हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब खुद अब ईरान के वजूद को मिटा देना चाहता है। दूसरा नंबर आता है तुर्की का, जिसकी चाल कभी भी इस्लामिक मुल्कों के पक्ष में नहीं रही है। ईरान ने तो तुर्की को खुलेआम षड्यंत्रकारी तक बता दिया है। इस्लाम का झंडा थामने का तमन्ना रखने वाला तुर्की असल में अमेरिका का मोहरा है और अमेरिकी षड्यंत्र का हिस्सेदार तुर्की को बेनकाब अब खुद ईरान ने किया है। ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने दावा किया है कि तेहरान ने अजरबैजान और तुर्की के बीच प्रस्तावित जंगे जूर कॉरिडोर योजना को समय रहते नाकाम कर दिया, जो ईरान को क्षेत्रीय रूप से अलग थलग करने की योजना थी और साजिश थी। यह वही कॉरिडोर है जो अजरबैजान को आर्मेनिया के स्पुतनिक प्रांत के रास्ते तुर्की को जोड़ता और ईरान की रणनीतिक पहुंच को काट देता। विलायती ने इस योजना को ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की आड़ में एक जियो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करार दिया है। बात इस्लामिक परमाणु बम की बात करने वाले पाकिस्तान की करे तो अमेरिका की घुड़की के आगे पाकिस्तान बेबस नजर आता है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने परमाणु बम चलाने वाली बात से इनकार किया है और कहा है कि वह अपनी सीमाओं को ईरान के नागरिकों के लिए नहीं खोलेगा। पाकिस्तान की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस समय ईरान के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो इजरायल और जॉर्डन के बीच समान राजनयिक रिश्ते हैं, जबकि ईरान के साथ जॉर्डन के रिश्तों में तनातनी रही है। ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद जॉर्डन ने तो निंदा तक नहीं की। इजरायल के साथ खराब संबंधों के बीच मिस्र ने ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए, लेकिन बावजूद इसके मिस्र इस युद्ध में ईरान को अकेली छोड़कर तमाशबीन बना बैठा है। लेबनान की बात करें तो वह अपने कट्टरपंथियों से इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कराने तक ही अपनी भूमिका सीमित कर ली है। हालात ऐसे हैं कि कोई भी इस्लाम का झंडा उठाने वाला देश अभी तक ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायल अमेरिका के खिलाफ जंग में नहीं उतरना चाहता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और संजय श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की बात की है, लेकिन ऐसी मदद कुरान में क्या जायज़ है? क्या ऐसी मदद को किसी की दरकार है?
ये वास्तव में ईरान के साथ धोखा है या मदद? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन है मिडिल ईस्ट रीजन की, इसमें जो डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है। और ये जो सिचुएशन यदि आगे आगे बिगड़ती है तो इसको ईरान के लिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साबित होंगे। और जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो तथाकथित मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है, उसके अंदर अनेक तरीके के डिवाइड दिखाई देते हैं। सऊदी अरबिया, यूएई की अपनी लीडरशिप है, टर्की नई लीडरशिप को हासिल करने की, नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है कि शिया वर्ल्ड का जो लीडर है वो ईरान अपने आप को घोषित किए हुआ है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी जो एक टकराव की स्थिति दिखाई देती है, उसमें भी एकता की कमी दिखाई देती है। वो जरूर ओआईसी में जा करके रेजोल्यूशन जरूर वो जो है रखते हैं, पास कराते हैं और बयान भी देते हैं। इस संदर्भ में भी कई बयान आए हैं, हमने देखा है, टर्की की तरफ से भी आया, सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्रों की तरफ से भी आया। लेकिन वो जो बयान है वो, उसमें जो गंभीरता है वो नहीं दिखाई देती। वो एक सतही ऊपरी तरीके से जब दिए गए बयान दिखाई देते हैं, कोई राष्ट्र ईरान के साथ सीधा सीधा कंधे से कंधा मिला करके, जैसा कि आपने कहा, वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान ने जिस तरीके से अपनी जिद थाम रखी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करके रहेंगे, तो ऐसे में तो ईरान के लिए मुश्किलें बहुत पड़ने वाली हैं। लेकिन जहां तक इसराइल का प्रश्न है, इसराइल के साथ अमेरिका की जो ताकत है वो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, पल पल खड़ी है। और अमेरिका ने जाहिर है कि इस पूरे हमले को गो हेड जो है देने का जो ऑर्डर है वो अमेरिका ने किया है। ये जो लड़ाई है इसराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे अमेरिका है। और अमेरिका सीधे सीधे अभी नहीं सामने आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका की राष्ट्रपति की तरफ जैसे बयान आए कि ईरान के पास अभी भी समय है कि वो न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे और ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन। संजीव जी, बार बार मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, ये जो कॉन्फेडरेशन है, या आम मुस्लिमों को क्या जवाब, किस तरीके से जवाब दे है? ये तमाम मुल्क आते हैं साथ में, कहते हैं हम इस्लाम की रक्षा करेंगे, इस्लाम के लोगों की रक्षा करेंगे, और जब इराक मारा जा रहा होता है तब भी ये लोग तमाशबीन बने रहते हैं, सीरिया मारा जा रहा होता है तब भी ये तमाशबीन बने रहते हैं। तो क्या इस्लाम की शिक्षाओं में जो ये लोग दे रहे हैं उसमें कुछ नुक्स है, या इनकी सोच में कुछ समस्या है, या जनता ही बेवकूफ है? देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने का ही कार्य है, डबल स्टैंडर्ड्स है, सीधा सीधा। मैं एक दो एग्जांपल इसका मैं देता हूँ। पहला एग्जांपल जो लेटेस्ट का है, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर अभी भी है, और वहां पर निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे लगभग मारे जा चुके हैं, और उसके कई ज्यादा घायल होने वालों की संख्या तो उसके बारे में गिनती भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में तो ये जो पूरी सिचुएशन गाजा की है, ऐसे में तो अगर ये मुस्लिम हितों के हितैषी होने की बात करते हैं तो इनको अपने अपने देशों में इन लोगों को शरण देनी चाहिए थी। लेकिन किसी ने भी अपने दरवाजे नहीं खोले, केवल ह्यूमैनिटेरियन एड, और तब भी जब ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बहुत दबाव बढ़ गया चारों तरफ से, तो जॉर्डन ने, इजिप्ट ने बहुत दबाव के बाद जाकर के अपने दरवाजे खोले, और तब जाकर के किसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड वहां तक पहुंचना शुरू हुई। लेकिन आज तक उन्होंने इन शरणार्थियों को, जो कि कुछ घायलों को जरूर उन्होंने अपने अस्पतालों में भर्ती कराया है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो हताहत लोग हैं, कभी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके का जो पूरा डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रहा है, जो एक भयावह स्थिति, उसमें उन्होंने मदद नहीं की और सिर्फ बयान जारी करते रहे और कागजी रोना रोते रहे। कागजी रोना रोते रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार जी। एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। वीगर मुस्लिम्स जो कि चाइना में कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद है, 10 लाख से भी ज्यादा वीगर मुस्लिम्स हैं, लेकिन इन वीगर मुस्लिम्स के ऊपर ओआईसी को क्यों नहीं कोई एक्शन लेता, उनके बारे में क्यों नहीं वो कोई एक्शन लेकर के दिखाता है। और हमने ये देखा है कि मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जब वीगर मुस्लिम्स के बारे में पूछा जाता है तो उनको वो कहते हैं अभी हमको इसके बारे में स्टडी करनी है, पढ़ना है। इमरान खान का ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो कि बहुत बढ़ चढ़ करके इस तरीके के मामलों में अपने दखल को देने की कोशिश करता है, वीगर मुस्लिम्स के संदर्भ में
पिछले प्रधानमंत्री कई वर्षों पहले की बात इमरान खान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है, अभी मुझे जानता नहीं हूँ कि दीगर मुस्लिम्स कौन है, कहाँ रहते हैं। तो ये जो पूरी जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से मुस्लिम वर्ल्ड के दिखाई देते हैं। उसमें एकता की कमी है, साफ साफ दिखाई देता है। एकता और की आपस कमी में है, जो मुझे एकता लगता है की ये बात है, वो साजिश बहुत करने वाले लोग हैं। इन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं को विकृत कर दिया। केवल ये लोग गरीब मुल्कों के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इनको एक अफगानिस्तान चाहिए, एक पाकिस्तान चाहिए, भारत के भी कुछ मुसलमान चाहिए जो गरीब हैं, गरीब गुरबत से बेहाल हैं। उनको ये इस्लाम पढ़ाते हैं, अपने उसकी शिक्षाओं का जरा भी पालन नहीं करते हैं। पैसे फेंकते हैं और उनको जिहादी बनने के लिए मजबूर करते हैं। रोजगार की चाह में यहाँ भी जिहादी बनने वालों की कमी नहीं है। कोई गाजी बनता है, कोई खाजी बनता है और महीने भर के अंदर मार के फेंक दिया जाता है। या उन जिहादियों के लिए भी आंख खोलने वाली खबर है, या उन आतंकवादियों के लिए भी आंख खोलने वाली खबर है कि आप समझ लीजिए, आपका जो रहनुमा मुल्क है, जो जिनके जरिए आपको फाइनेंस होता है, वह आपको केवल एक मोहरा बनाकर छोड़ देते हैं और जब आप मारे जाते हैं तो अगला मोहरा चुन लिया जाता है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। करोड़ी सिंह जी, जो हाल गाजा का था वही हाल ईरान का होने जा रहा है, लेकिन चाइना और रूस की जो स्थिति है वह लग रहा है ईरान के प्रति थोड़ी सहानुभूति वाली है। क्या ये लोग ईरान के समर्थन में खुल के आएंगे या ये भी तमाशबीन बन के ही रहेंगे? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, क्योंकि 2-3 सवाल निकलते हैं आपने जो सवाल पूछा है उससे। पहला तो यह है कि जब से हमास और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद ईरान और इजराइल का ये तीसरी बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस तरह का। पहले 2 बार हुआ तो वो एस्कालेट नहीं हुआ, ये तीसरी बार अब एस्कालेट हो गया है। आज 5वें दिन है और दोनों ही देश, इजराइल और ईरान, दावे प्रतिदावे कर रहे हैं कि मैंने उसका उतना नुकसान कर दिया, उसने उतना कर दिया। ईरान ये भी कह रहे हैं कि हमने उनके F-35 गिरा दिए हैं। उधर इजराइल ये कहता है कि हमने ईरान के एयर स्पेस पे कब्जा कर लिया है। और मीडिया में बहुत ज्यादा सूचनाएं आ रही हैं कि ज्यादातर जो ईरान की लीडरशिप है और ईरान के साइंटिस्ट हैं उनको एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने। लेकिन ये दावे प्रतिदावे होते रहते हैं, जंग होता है, जंग के हालात में नुकसान होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये एस्कालेट क्यों हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल है और आगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और तीसरा, आपने बताया कि क्या रशिया, चाइना, दूसरे देश कितने मदद करेंगे। देखिए, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्यों हुआ, जैसे संजीव जी ने बताया कि इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका खुल के आ रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इजराइल और अमेरिका के अलाई हैं, वो भी यूनाइटेड नहीं थे गाजा को लेके। अब गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी हो रही है उसको लेके स्पेन में पहले मीटिंग हुई अरब कंट्रीज की और यूरोपियन कंट्रीज की, तो उन्होंने कहा कि इजराइल नहीं मानता है तो उस पर सैंक्शन लगाएंगे गजा को लेके। गजा में ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी हो रही है, तो वो देश सब नाराज थे। अब अमेरिका और इजराइल आइसोलेट हो रहे थे, तो इजराइल ने और अमेरिका ने ये सोचा कि इसको एस्कालेट कर दें, और एस्कालेट कर दें तो जो हमारी अलाइज की यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वो हो भी गई। जब से इजराइल और ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 4-5 दिन से, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब इजराइल के साथ हैं। दूसरा, आपने जो सवाल बताया कि क्या चाइना, रशिया, देखिए ईरान है वो ब्रिक्स का सदस्य है, एससीओ का सदस्य है, और ब्रिक्स और एससीओ हैं वो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। एससीओ ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू कर दिया है, भारत उससे सहमत नहीं हुआ है। केवल भारत सहमत नहीं है, बाकी एससीओ के सब सदस्य हैं। ब्रिक्स आज या कल में अपनी मीटिंग करेगा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है ना ईरान का। एक स्टेटमेंट देने से कोई मदद नहीं होगी ईरान की। क्या रशिया और चाइना प्रत्यक्ष रूप से आएंगे? रशिया और ईरान के इसी साल शुरू में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसमें रशिया का कोई मिलिट्री ऑब्लिगेशन नहीं है,
तो मिलिट्रीली क्या हेल्प करेंगे? रशिया और चाइना हेल्प करेंगे ईरान की इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलेंस के फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता। तो अब ईरान करोड़ी के सिंह जी, सामने इसके बाद फिर एक ही विकल्प सवाल है, बचता है, इसके बाद फिर एक ही सवाल बचता है, क्या तेहरान गाजा बनने जा रहा है? तेहरान गाजा उस रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि गाजा की स्थिति और ईरान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। लेकिन ईरान ये जानता है कि मिलिट्रीली उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम डी-एस्केलेट करने को तैयार हैं। अगर एग्रेसर मींस इजराइल अगर रोकता है तो हम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम तो केवल रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इजराइल का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ईरान ने अटैक किया है, स्ट्राइक किया है, वो हाइफा और तेल अवीव और उसके आसपास के एरिया को किया है, और दोनों ही देशों में 3 तरह के प्लेसेस पे स्ट्राइक हो रहा है। एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा जो एनर्जी के सोर्सेज है, और तीसरा एटॉमिक पावर। लेकिन अगर ईरान एटॉमिक पावर बन रहा है और इजराइल ये चाहता है कि इसको एटॉमिक पावर नहीं बनना है, तो इजराइल को किसने अथॉराइज किया कि इजराइल रोके? रोकने की दूसरी मैकेनिज्म है इंटरनेशनल लेवल पे, और अमेरिका और इजराइल के ईरान के बीच में ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रहा था। 5 राउंड हो चुके थे, 6ठा राउंड पिछले संडे को होना था, वो नहीं हो पाया। तो अगर रोकना है इजराइल को, ट्रम्प ने साफ कर दिया था कि हमने 60 दिन का टाइम दिया था, 60 दिन पूरा होने के बाद 61वें दिन इजराइल ने हमला किया, यानी ईरान ने वह वक्त जाया किया। और सीधे तौर पे ये एक तरह की धमकी है जो अमेरिका दे रहा है उन मुल्कों के साथ भी जो उसकी दिए हुए टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल ये है कि ईरान का नंबर आ चुका है, अब पाकिस्तान का नंबर आएगा या तुर्की का? आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं संजीव जी? देखिए, ईरान के संदर्भ में अमेरिका ने तो जो कहा सो कहा ही है। 60 दिन की टाइमलाइन दी थी, वो ओवर हो चुकी थी। आइए, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई, उसमें भी बहुमत से इस बात को स्वीकार किया गया कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से बढ़ा रहा है, वो आईएईए के ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर जो एक्शन था वो संभावित था, और ये जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इट लूम्स लार्ज, और वो जो है जो आसार उन्होंने व्यक्त किए थे वो इजराइल ने करके दिखा दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने इसको गो अहेड का ऑर्डर दिया, और ये अमेरिका पब्लिकली नहीं कह रहा है, लेकिन अमेरिका के ही जो है गो अहेड के करने पे इजराइल ने एक्शन लिया है। प्लान तो इजराइल ने बहुत पहले बना के रखा हुआ था कि इसको किस तरह से करना है। लेकिन जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स कहीं भी ऐसी रिजीम्स के पास जहां कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान के पास हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के पास हो, चाहे वो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जो कि वो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऐसी रिजीम्स के पास नहीं होने चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। टर्की भी अगर ऐसी मंशा रखता है, टर्की के पास भी ऐसे वेपन्स नहीं होने चाहिए। और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरे तरीके से विचार करना होगा कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र क्या इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स को रखने का हक रखता है। मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को ईरान की तरीके से ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। जिस तरीके से ईरान हमास, हिजबुल्लाह, हुती और अन्य आतंकी संगठनों को स्पॉन्सर सपोर्ट करता है, उसी तरीके से पाकिस्तान, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, इस्लामिक जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े अन्य जो संगठन है, उनको वो स्पॉन्सर करता है। आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद का एपी सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया था। आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट। संजय जी, संदेश क्या है अमेरिका इजराइल का? संदेश क्या है और भारत के लिए सबक क्या है? अगर भारत को पाकिस्तान का खौफ दूर करना है तो क्या इजराइल बनना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जैसा कि मैंने कहा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है, भारत के लिए भी वो खतरा है, अमेरिका के लिए भी वो खतरा है। तो ऐसे में जो वहाँ के जो वेपन्स हैं पाकिस्तान के, वो सेफ सिक्योर रहे, उसको इंश्योर करने के लिए जो भी यथोचित कदम
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उठाने की आवश्यकता है, मेरे विचार से उठाना चाहिए। न्यूक्लियर टेररिज्म का अगर सबसे बड़ा खतरा कहीं से है तो वो पाकिस्तान से है। चलिए, और करोड़ी सिंह जी न्यूक्लियर हमारे का साथ जो मौजूद है। रिपोर्ट है- करोड़ी सिंह जी, एक चीज आपसे जल्दी से पूछना चाहेंगे समय की कमी के कारण, कि जिस तरीके की कुरान की दुहाई दी जा रही है लेकिन फिर भी खुदाई नहीं मिल रही है, क्या यह उन मुल्कों के लिए एक मिसाल कायम करेगा जैसे पाकिस्तान और तुर्की, जो धर्म की आड़ में अपनी गुनाह को छुपा रहे हैं और शरीफ शहरियों को, या कहा जाए मासूम मुस्लिमों को, जिहादी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं धर्म के नाम पर? देखिए प्रसून जी, अगर धर्म के नाम पे जनता को मोबिलाइज किया जाता है और किसी भी एक नास्ती काम के लिए या कोई भी गलत काम के लिए मोबिलाइज किया जाता है तो उसका तो कहीं मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये मजहबी तरीके को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये केवल मजहब थियोलॉजी नहीं रहा है। मजहब क्या है, थियोलॉजी से पॉलिटी बन गया है और पॉलिटी से विशेष रूप से इस्लाम में हुमानिटिक्स के नाम से इसको एक इंटेलेक्चुअल बेस दिया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है बौद्धिक लेवल पे। तो जो हुमानिटिक्स का प्रचार हो रहा है और जो मजहब है, जो थियोलॉजी है, उसको पॉलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो बहुत डेंजरस ट्रेंड है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब कोई भी इनका मजहब असली हो। चेहरा बेनकाब हो चुका है ऐसे मुल्कों का जो फंडिंग करके अपने कर्तव्यों की इस्त्री कर लेते थे। अब इनका असली चेहरा लोग जानने लगे हैं, खासकर वो मुस्लिम जिनको ये फंड करते थे और जिनको जिहाद के रास्ते पे ले जाते थे। आप दोनों मेहमान आए और हमारे दर्शकों को अपनी राय से अवगत कराया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए फिर न्यूज के साथ।